हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल नालंदा ऑनलाइन क्लासेस में। आज का अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, तो आज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं। टॉपिक्स का मतलब है जिस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही लिख दिए हैं, ताकि इसे मैं आपको कॉन्सेप्चुअल जब समझाऊंगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यू बनती चली जाएगी। इसीलिए अगर हम बात करते हैं इन टॉपिक्स की, तो 5 टॉपिक्स आपके सामने हैं। सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हो या क्या अभिप्राय है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है, ये टॉपिक है, इसके बारे में देखेंगे। तो धीरे धीरे अगर हम देखते हैं इन 5 टॉपिक्स को देखेंगे, तो सबसे पहले हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या, और दूसरी इसकी शुरुआत क्यों की गई। ठीक है, 2 चीजें हैं। तो सेम चीज बार बार अगर हम बात करते हैं, हमारी जो किताब है वो 1945 से 1991 के बीच में लगभग बनी थी, लेकिन अगर आज हम बात करते हैं तो लगभग 1945 से लेके 2020 तक हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सारी चीज़ों को जोड़ दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, अगर हम बेसिक देखते हैं कि आखिर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई थी और कब की गई थी, इसके बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना की गई थी वो 1961 में की गई थी, पर वो अचानक नहीं की गई थी, बल्कि उसके कुछ कारण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष है कि गुट कोई ना कोई गुट होंगे, 2 गुट हो, 3 गुट हो। तो यहाँ पे हमें पता ही है उस समय विश्व में 1945 के बाद 2 ही गुट हमें देखने को मिलते हैं। एक अमेरिका का गुट था पश्चिमी खेमा, दूसरा सोवियत संघ का था पूर्वी खेमा, जो साम्यवादी विचारधारा को मानता था। 2 गुट थे। तो इसी समय हम देखते हैं 1945 के बाद देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं कब 1945 में, अगर हम 1945 में देखते हैं तो इस समय हम देखते हैं 1945 के बाद जाहिर सी बात है जितने भी शक्तिशाली देश थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी यूरोप के देश थे, ये काफ़ी शक्तिशाली थे, इन्होंने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना रखा था। लेकिन 1945 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, खत्म होने के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस जीत जरूर गए थे, पर जीतने के बाद ये इतने पावरफुल नहीं थे कि जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की बात कर रहा हूँ, इन महाद्वीपों को ये गुलाम बना के रख सके। तो ये लॉन्ग टाइम इनको गुलाम नहीं बना सकते थे, क्योंकि इकोनॉमिकल रूप से पूरी तरीके से 6 साल में लड़के बर्बाद हो गए थे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे जितने भी देश थे, चाहे वो भारत हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, या फिर एशिया के देश हो, चाहे अफ्रीका के बहुत सारे देश हो, इन्होंने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। तो 1945 के बाद हम देखते हैं 1945 से लेकर 1955 के बीच में लगभग 10 सालों में एशिया के बहुत सारे देश इनकी गुलामी से आज़ाद हो गए। कब? 1945 से लेकर 1955। कहाँ के देशों की बात कर रहा हूँ? एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देश आज़ाद हो गए। कब? 1955 तक की बात कर रहा हूँ। 1955 इंपॉर्टेंट है, और ये सारे देश जो हैं वो क्या है, 9 स्वतंत्र देश, मतलब नए आज़ाद देश, गुलामी से जो आज़ाद हुए थे। इस तरीके से हम देखते हैं 10 साल के अंदर बहुत सारे देश आज़ाद हो गए। जब 10 साल में बहुत सारे देश आज़ाद हो गए, तो 1955 में हम देखते हैं कि एशिया में एक जगह है इंडोनेशिया, ठीक है, वहाँ पे एक जगह है बाडुंग। तो बाडुंग में एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में मोस्टली एशिया के देश और खास तौर पे अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका के भी कुछ देश आए थे। पर यहाँ पे अगर हम बाडुंग सम्मेलन की बात करते हैं 1955 में, तो इंडोनेशिया में 5 देश महत्वपूर्ण देश हैं जिन्हें गुट निरपेक्ष का संस्थापक सदस्य देश कहा जाता है। संस्थापक देश कौन से हैं? तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं एशिया में, सबसे पहले इंडोनेशिया ही हो जाएगा, दूसरा भारत। 2 देश हमारे एशिया के ही हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अफ्रीका के, अफ्रीका में भी अगर हम बात करते हैं तो मिस्र हो जाएगा, दूसरा देश जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा घाना। 2 देश कहाँ के हो गए आपके? अफ्रीका के। 4 देश, और एक देश जो हो जाएगा वो यूरोप का है। अभी मैंने जो बात करी 9 स्वतंत्र देश, वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन या दक्षिण अमेरिका की बात करी है, पर एक देश जो है वो कहाँ का है आपका? यूरोप का। यूरोप में भी पूर्वी यूरोप का। पूर्वी यूरोप में कौन सा देश है? युगोस्लाविया। अगर आप मैप में आज युगोस्लाविया देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि युगोस्लाविया जो था वो 1990 में 4 से 5 देशों में टूट गया। आज पूर्वी यूरोप में उसकी जगह आपको कुछ अलग देश देखने को मिलेंगे। जो 1990 में टूटा, तो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं सर्बिया, युगोस्लाविया जो था वो 4-5 टुकड़ों में टूट गया, जिसमें सबसे पहले क्या जाएगा? सर्बिया हो गया। इसके अलावा बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इस तरीके से बहुत सारे देश, आज कोसोवो भी उसमें से आ जाता है। तो बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। वो कभी एकजुट होकर क्या कहलाते थे?
वो सारे मिलकर यूगोस्लाविया कहलाते थे। तो आज आपको मैप पे नहीं दिखेगा। तो ये जो अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो राजधानी थी वो थी बेलग्रेड। आज जो बेलग्रेड है वो सर्बिया, एक देश बताया था टुकड़े होने के बाद बना था, सर्बिया की राजधानी मानी जाती है। वो आगे देखेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या 1955 तक बहुत सारे देश आज़ाद हो गए, पर 1955 के बाद 1955 के बाद कौन से देश आज़ाद हुए? 1955 के बाद अगर हम देखते हैं तो अफ्रीका के बहुत सारे देश लगातार आज़ाद होते चले गए। जैसे जैसे अफ्रीका के देश आज़ाद होते गए वैसे वैसे हम देखते हैं कि ये लोग अब ज़्यादा सम्मेलन करने लगे, इकट्ठा होने लगे। तो हमने स्टार्टिंग देखी, स्टार्टिंग क्या देखी हमने कि 1955 में इनकी बैठक हो गई थी, 5 महत्वपूर्ण देश थे। अब जैसे जैसे अफ्रीका के देश इकट्ठे हो गए वो सारे एक जगह इकट्ठे होते चले गए। और इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो कब 1961 इंपॉर्टेंट डेट है 1961। तो सबसे पहले 1961 में क्या है, जितने भी 9 स्वतंत्र देश थे जिन्होंने अभी नए आज़ाद हुए देश, चाहे वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के हों, इन्होंने क्या किया, अपना एक अलग गुट बना लिया। अब हम देखते हैं गुट निरपेक्ष। तो मैंने आपको पहले बता दिया गुट निरपेक्ष मतलब दोनों गुटों में शामिल नहीं होना। तो ये अगर हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष में वह देश आते हैं जो अलग अलग महाद्वीपों के हैं, खास तौर पे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के। इन्होंने क्या किया, एक अपना अलग गुट बना लिया। और ये किसके गुट में शामिल नहीं हुए? अमेरिका और सोवियत संघ के गुट में शामिल नहीं हुए। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गुट निरपेक्ष देश कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो इसको कह दिया जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन जिसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था कि दोनों महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होना और स्वतंत्र रूप से, अल्पविकसित देश थे, गरीब देश थे, अपना आर्थिक विकास करना इनका मुख्य लक्ष्य माना जा सकता है। इस तरीके से इनकी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 1961 में। कहाँ पे हुई थी? बेलग्रेड। मैंने आपको बेलग्रेड बताई दिया। तो उस समय ये यूगोस्लाविया में था बेलग्रेड, लेकिन आज वहीं पे जो देश है वो है सर्बिया। सर्बिया में आ जाता है बेलग्रेड। ठीक है। तो सबसे पहली बैठक कहाँ हुई थी? पहली बैठक 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। मतलब कि पूर्वी यूरोप में पहली बैठक हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, इसमें संस्थापक देश थे, कितने थे? मैंने आपको बताया था संस्थापक कितने थे? 5 देश। संस्थापक देशों की अगर हम बात करते हैं तो 5 देश थे, जिसमें से 2 एशिया के थे, 2 आपके अफ्रीका के थे और 1 यूरोप का। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो संस्थापक देश पर टोटल कितने देशों ने हिस्सा लिया था बेलग्रेड में? ठीक है, 20 देश और जोड़ दो, 20 देश अन्य थे। इस तरीके से कितने देशों ने? 25 देशों ने हिस्सा लिया था। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, इसमें कितने देश थे? 25 देशों ने पहले सम्मेलन में हिस्सा लिया था। लेकिन हम देखते हैं लगातार इसमें जैसे जैसे देश आज़ाद होते गए वैसे वैसे इनकी संख्या बढ़ती चली गई। अगर आज आप देखते हो 2012 में, अगला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है 2012 में। अगर हम बात करते हैं नॉर्मली कब? 2012 की अगर हम बात करते हैं तो 2012 में इसमें 120 देश हो गए थे। कितने? 120 देश देखने को मिलते हैं। और आज भी अगर आप देखोगे तो इसमें 120 देश हैं। तो 120 देश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब यूएनओ के बाद, यूएनओ अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ। तो यूएनओ में आज 193 सदस्य हैं। अगर उसके बाद दूसरा अगर हम बात करते हैं कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था है तो वो कौन है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। सबसे बड़ी संस्था है जिसमें कितने देश हैं? 120 देश माने जाते हैं। तो इस तरीके से यूएनओ के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा संगठन कौन हो गया? यूएनओ के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसको क्या कहा जा सकता है? नेम भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसको नेम के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें 10-17 ऑब्जर्वर है, पर्यवेक्षक। इसमें अगर हम बात करते हैं 17 क्या है? ऑब्जर्वर देश है। ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्व करने वाला। जैसे कि ऑब्जर्व मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई मेरे बगल में बैठ के मुझे ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी है, मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मेरे टेक्निक्स, स्किल्स, उसको जो देख रहा है, उसकी स्किल्स को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको ऑब्जर्व देश कहते हैं। वो क्या होता है? अपने इसमें जो भी ये सम्मेलन होगा, इस सम्मेलन में आएंगे। इसका मतलब कितने? 120 देश हो गए। इसके बाद कुछ और देश आएंगे। तो इसमें कितने देश हैं? 10 देश हैं और 7 जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, शार्क हो गया, बहुत कुछ देश मिलकर जो अपना एक अलग संगठन बना लेते हैं। इस तरीके के
7 संगठन, तो क्या है 10 देश और 7 संगठन, तो 17 क्या हो गए आपके ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक देश भी हमें देखने को मिलते हैं जो इनकी बैठकों में हिस्सा लेते हैं। 120 देश हैं और 17 ऑब्जर्वर देश हैं या संगठन हैं मिला के हैं जो इनकी बैठकों में हिस्सा लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 120 देश और 17 ऑब्जर्वर देखने को मिलते हैं। और अगर इसकी बैठक की बात करते हैं जो 18वीं बैठक हुई थी, अब तक इसकी टोटल 18 बैठक हो सकती है। 18वीं बैठक जो हुई थी वो हुई थी अजरबैजान। अजरबैजान आपका अगर हम बात करते हैं मध्य एशिया के आसपास का एक देश है अजरबैजान, जिसकी राजधानी है बाकू, बाकू में हुई थी। अगर हम बात करते हैं तो इसका 18वां सम्मेलन जो हुआ था 2019 में बाकू में हुआ था और इस सम्मेलन में ये इसका अंतिम सम्मेलन माना जा सकता है। तो अभी तक हम देखते हैं कि तो नॉर्मली इस सम्मेलन तक हम देखते हैं, तो नॉर्मल इसके बारे में बेसिक मैंने आपको बता दिया है। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, तो गुट निरपेक्षता से अभिप्राय है कि किसी भी 2 गुट हैं, दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल ना होके अपना अलग गुट बनाना गुट निरपेक्षता कहलाता है। सिर्फ इतना सही इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक जब हम स्टार्ट करते हैं, दूसरा टॉपिक आपका आ जाता है गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। तो गुट तटस्थता, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तटस्थ, तटस्थ क्या होता है ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो ये मैंने आंसर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे लिख दिया है, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं किसकी, तटस्थता क्या होता है, पृथकतावाद क्या होता है और मध्यस्थता क्या होता है, इन तीनों की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तीनों की मीनिंग आपको पता होगी तो आप इजीली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो कह रहा है गुट निरपेक्षता का तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है, उपरोक्त वाक्य को स्पष्ट करो। अगर हम उपरोक्त वाक्यों की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर हम देखते हैं तो क्या लिख रखा है, तटस्थता। तटस्थता का मतलब होता है कि यदि 2 देशों के बीच या 10 देशों के बीच किसी तरीके की लड़ाई हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट समझना है हमें। तटस्थता का मतलब क्या हो गया, जैसे कि 2 देशों के बीच लड़ाई हो जाए या फिर 10 देशों के बीच लड़ाई हो जाए या फिर 20 देशों के बीच लड़ाई हो जाए, कितने भी देशों के बीच लड़ाई हो जाए, उन देशों से कोई मतलब ना रखना। 20 देशों से मतलब नहीं रखेंगे, हम मान के चलते 200 देश हैं, हमने 20 देशों से कोई मतलब नहीं रखा, उनके बीच जो युद्ध हो रहे हैं वो युद्ध होने दो, उसमें अपनी ना तो हाँ भरनी है ना भरनी है, मतलब उसके बारे में हमें ना उसके पक्ष में बोलना है ना हमें विपक्ष में बोलना है। कहने का मतलब है हमें उन देशों से कोई मतलब नहीं रखना है, अपनी सही गलत की राय उनके युद्धों पे नहीं देनी है बजाय। उसके बाद अगर हम देखते हैं कितने देश बच गए, अगर हम 20 देश निकाल देते हैं तो हमारे पास अभी भी 180 देश बचते हैं। इसका मतलब हम 180 देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, अपनी विदेश नीति का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये किस में आ जाता है आपका, तटस्थता में। तो यही क्वेश्चन पूछा है इसने, पर क्वेश्चन के बाद डिस्कस करने से पहले पृथकतावाद, दूसरा पॉइंट आपका क्या आ जाता है बेटा, पृथकतावाद। अगर हम बात करते हैं पृथकतावाद का मतलब होता है अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लेना, पृथकतावाद कहलाता है। ये एग्जाम्पल जो दे रखा है वो अमेरिका के दृष्टिकोण से दे रखा है। कहने का मतलब क्या कह रहा है, अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लेना। तो पृथकतावाद में अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका ने अपने आप को कैसे अलग कर लिया, तो हम देखते हैं जैसे ही अमेरिका आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता की लड़ाई, उसके बाद 1787 के बाद अमेरिका ने क्या किया, पूरे विश्व से अपने संबंधों को तोड़ दिया। ठीक है, आपकी किताब में दे रखा है, अगर हम किताब के देखते हैं तो 1787 से लेके 1914 तक प्रथम विश्व युद्ध जब तक शुरू नहीं हुआ था, प्रथम विश्व तक इसने क्या किया, अपने आप को पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया। इसने किसी भी देश से कोई संबंध नहीं रखा। इसी को क्या कहते हैं, पृथकतावाद कहते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका जो थर्ड है वो है मध्यस्थता। मध्यस्थता का मतलब क्या हो गया, जब 2 देशों के बीच या कुछ देशों के बीच लड़ाई हो जाए, उस लड़ाई को खत्म करने में जो देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसे मध्यस्थता कहा जाता है। तो 3 चीज ध्यान रखना, तटस्थता क्लियर हो गया, पृथकतावाद क्लियर हो गया, मध्यस्थता क्लियर हो गया। तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर ना समझ में आए रिपीट बार बार देखोगे तो सुनोगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम टॉपिक पे आते हैं अपने। तो शीत युद्ध के गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है, उपरोक्त वाक्य को स्पष्ट करो। तो हम ये मान सकते हैं कि गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है, क्योंकि उसने तटस्थता की नीति का पालन नहीं किया। उसने अपने आप को दोनों गुटों से बिल्कुल अलग नहीं रखा। हाँ, आर्थिक रूप से उसने थोड़ा बहुत अपने आप को अलग रखा, लेकिन उसने जब इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुई तो उन लड़ाइयों को समाप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई। जैसे कि आगे हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे, कोरिया में संकट हुआ तो भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अन्य कई क्षेत्रों में जो संकट आई, मतलब दोनों के बीच मतभेद हुए, उसमें किसने, गुटनिरपेक्ष देश भारत ने और गुटनिरपेक्ष देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी आधार पे हम कह सकते हैं गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है, बल्कि उसने किसकी, मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। उसने वैसे ही नहीं छोड़ दिया था, ठीक है, अपने आप को निष्क्रिय नहीं कर लिया था, बल्कि वो शीत युद्ध में सक्रिय था, एक्टिव था, और उसने युद्ध को भले ही वो समाप्त नहीं कर सकता, पर इस युद्ध में जो तनाव था उसको कम करने में गुटनिरपेक्ष देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर हम थर्ड टॉपिक की बात, चलिए थर्ड टॉपिक हम देखते हैं अपना कौन सा, शीत युद्ध के तनाव को कम करने में भारत की भूमिका। तो अगर हम बात करते हैं शीत युद्ध के तनाव को, अगर जो ये 46 वर्षों तक जो युद्ध चला था इसमें भारत की क्या भूमिका थी, तो ये पूछ सकते हैं शीत युद्ध के तनाव को कम करने में भारत की भूमिका, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा इसी के साथ पूछा जा सकता है शीत युद्ध के तनाव को कम करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका थी। दोनों का आंसर सेम आप लिख सकते हो, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं शीत युद्ध के तनाव को कम करने में भारत की भूमिका, तो भारत ने आखिर इन 46 वर्षों में क्या भूमिका निभाई, तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो कोरिया संकट के दौरान भारत ने निभाई थी 1950 से 53 के बीच। इसके बावजूद हम देखते हैं इसने कई स्तरों पर एक साथ अपनी भूमिका निभाई थी। इसके मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं और फिर उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखते हैं तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो जो ये गुट बनाया था, ये गुट बनाने में भारत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ठीक है, शुरुआत में बताया था 5 संस्थापक देश थे, भारत भी उनमें एक था। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो संस्था बनाई गई उसमें भारत ने क्या किया, उसका नेतृत्व किया। तो कहने का मतलब है किस तरीके से नेतृत्व किया, उसने सबसे पहले अपने आप को किसी गुट में शामिल नहीं किया। दूसरे उसने क्या किया, किसी भी गुट को उसमें इस दोनों गुट में से किसी भी गुट में अन्य देशों को शामिल होने से रोका। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सी चीज क्या आ रही है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व, तो उसने लीडरशिप के लिए खुद भी शामिल नहीं हुआ और अन्य 9 स्वतंत्र देशों को भी शामिल होने नहीं दिया। पहला काम किस किया। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आ जाता है सैन्य गुटों में शामिल नहीं होना। तो मैंने आपको बता दिया उस समय अगर हम गुटों की बात करते हैं तो उस समय सैन्य गुट अमेरिका के भी थे और सोवियत संघ के भी थे। जैसे अमेरिका का हमने बताया था नाटो, सीटो और सेंटो, ये क्या सैन्य संगठन थे अमेरिका के, जिसमें भारत शामिल नहीं हुआ। दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट जो सोवियत संघ का था उसमें भी भारत शामिल नहीं हुआ, भारत शामिल भी नहीं हुआ और अन्य समर्थक देशों को जो गुटनिरपेक्ष के देश थे उन्हें भी शामिल होने से उसने रोक दिया। और उसने क्या कहा कि हमें क्या होना चाहिए, इन गुटों से दूर रहना चाहिए और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना चाहिए, इस चीज पे ध्यान दिया। तो इस तरीके से ये वाला भी हमारा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वैश्विक समस्याओं पर स्वतंत्र विचार। तो वैश्विक समस्याएं, तो वैश्विक समस्याएं अगर इस समय में हम देखते हैं शीत युद्ध के दौरान, तो शीत युद्ध के दौरान वैश्विक समस्या क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के बीच साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा को लेकर जो भी लड़ाई हो रही है उस समस्या को वैश्विक समस्या कहा जा सकता है। तो इस समय अगर हम वैश्विक समस्या की बात करते हैं तो इस समय की वैश्विक समस्या क्या है, तो हम कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं और मैं एग्जाम्पल वही दूंगा जो हम बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कि मिस्र की समस्या, तो मिस्र के बारे में मैंने बता दिया था, स्वेज नहर वहाँ से जाती थी जिसपे मिस्र जैसी आज़ाद हुआ 1956 में, मिस्र में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण को लेकर किसके बीच, ब्रिटेन के बीच और मिस्र के बीच मतभेद हो गया। भारत ने किसका पक्ष लिया, मिस्र का पक्ष लिया। क्यों, क्योंकि वो 9 स्वतंत्र देशों में से एक था और गुटनिरपेक्ष का भी एक सदस्य माना जाता है। तो एक एग्जाम्पल हमारा वैश्विक समस्याओं का ये हो सकता है। दूसरा हम कोरिया के बारे में भी देख सकते हैं। कोरिया के बारे में भी जो भारत ने फैसला लिया था, उसने क्या फैसला लिया था, इस तरीके से फैसला लिया था कि जिससे किसका, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही नाराज हो गए थे। ठीक है, पर कुल मिला के भारत ने क्या, वैश्विक समस्याओं पर स्वतंत्र विचार रखे, किसी गुट के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया था। ठीक है, इस तरीके से अगर हम अगला देते हैं, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रियता प्रदान करना। तो इसने क्या किया, जो भी क्षेत्रीय संगठन है, जैसे अलग अलग महाद्वीपों के अलग अलग क्षेत्रीय संगठन थे, मतलब कुछ देशों ने मिलकर जो अपने क्षेत्रीय संगठन बनाए थे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूएनओ जैसे संगठनों को भारत ने क्या किया, सक्रिय रूप से एक्टिव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनको क्या किया, गुटनिरपेक्ष देशों ने समर्थन किया ताकि यूएनओ क्या कर सके, शीत युद्ध को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। जैसे कि हम कहा देखते हैं, अफ्रीका में एक देश है कांगो, कांगो में हमें ये देखने को
मिलता है, कांगो अफ्रीका में, जिसने यूएनओ ने वहाँ पे शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अपना टॉपिक आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखोगे, कोरिया संकट को रोकने में भारत की भूमिका। कोरिया वाला इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कोरिया की बात करते हैं तो कोरिया संकट जो था 1950 से 1953 के बीच में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कोरिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस तरीके से कोरिया को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ये आपका नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे ये आप कैसे कर दो तो बेटर है, पूरी किताब में कैसे दे रखा है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी ये बता रखा है कि जो सोवियत संघ और चीन ने, सबसे पहले क्या हुआ, जो कोरिया था ये 1910 में जापान का गुलाम था। ठीक है, जापान का गुलाम था, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, जापान समाप्त हो गया। जैसे ही जापान समाप्त हुआ वैसे इसका फायदा किसने उठाया, सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने क्या किया, उत्तरी कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कब, 1945 के बाद। जैसे नियंत्रण स्थापित किया, जिसे कौन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अमेरिका। और इसके बाद अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। दोनों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया और 1948 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में मनमुटाव बढ़ते चले गए और 1948 में वैसे ये दो भागों में डिवाइड हो गया। इस तरीके से 1948 में अलग हो गया, पर इनके मतभेद लगातार बढ़ते चले गए। अब खास तौर पे देखते हैं कब, 1950 में। 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में क्या हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि सोवियत संघ, खासतौर पर चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना को क्या लगता था, चाइना को लगता था अगर अमेरिका साउथ कोरिया पर नियंत्रण रखता है तो धीरे धीरे वो क्या है, किसके लिए खतरा है, अगर वो नॉर्थ कोरिया पर नियंत्रण करता है तो वहाँ से वो चीन पे भी कब्जा कर सकता है, क्योंकि जस्ट उसके बगल में है। इसीलिए चीन भी नहीं चाहता था कि दक्षिणी कोरिया में किसका नियंत्रण हो, अमेरिका का नियंत्रण हो। और इस तरीके से हम संघर्ष देखते हैं कब, 1950 में। तो चाइना की तरफ से कौन, चाओ एन लाई। ठीक है, तो चाइना की तरफ से चाओ एन लाई ने इसको समर्थन देना शुरू कर दिया। और जबकि हम बात करते हैं सोवियत संघ की तरफ से कौन थे, स्टालिन और चाओ एन लाई। इन लोगों ने क्या है, सैन्य और आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दी। किसको, उत्तरी कोरिया को। अब इसे कौन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, दक्षिणी कोरिया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो इसी समय हम देखते हैं उत्तरी कोरिया ने किस पे हमला कर दिया, दक्षिणी कोरिया पे हमला कर दिया। कब, 1950 में। और एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। जब बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अमेरिका ने किससे मदद मांगी, तो अमेरिका ने यूएनओ से मदद मांगी, सेना मांगी। और इस तरीके से यूएनओ ने जैसे ही सेना दी तो अब जो पलड़ा है वो किसका, अमेरिका का भारी हो गया। और इसने धीरे धीरे एक बहुत बड़े उत्तरी कोरिया के हिस्से पर कब्जा कर लिया। इनके बीच मनमुटाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अब ऐसे में कंफ्यूजन आ रही थी भारत को लेकर कि भारत की क्या भूमिका हो। इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, भारत की भूमिका। तो इसमें भारत की क्या भूमिका होगी, तो भारत की तरफ से अगर हम देखते हैं तो इस युद्ध को शांत करने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे जैसे अमेरिका उत्तरी कोरिया में आ रहा था, उत्तरी कोरिया में चाइना को लग रहा था, और चाइना के चाओ एन लाई ने किससे, भारत से कहा कि किसी तरीके से ट्रूमैन को समझाया जाए। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें समझाने की बात की गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति को समझाया जाए कि वो इस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा ना ले। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ अमेरिका इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। तो इस तरीके से हम देखते हैं लगातार दोनों के बीच, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। गुट निरपेक्ष रूप में भारत की बात करते हैं तो भारत कन्फ्यूजन में था कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत ने एक काम और किया, अपनी मेडिकल टुकड़ी भेजी। मेडिकल टुकड़ी का मतलब है कि उसने यूएनओ की तरफ से सेना तो नहीं भेजी अमेरिका की मदद के लिए, लेकिन उसने मेडिकल टुकड़ी भेजी जो किसकी रक्षा करेगी, किसका इलाज करेगी, ये जो आपका अमेरिका और यूएनओ की जो सेना है उसकी सहायता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए इसने अपनी मेडिकल टुकड़ी भेजी थी। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो भारत ने किसका थोड़ा सा पक्ष, एक तरफ से किसका ले लिया, दक्षिणी कोरिया का हल्का पक्ष लिया, जिससे कौन, उत्तरी कोरिया थोड़ा सा नाराज हो जाएगा। लेकिन उत्तरी कोरिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो चीन ने किससे, राजदूत से, भारतीय राजदूत से कहा कि किसी तरीके से अमेरिका को मनाया जाए। और इस तरीके से हम देखते हैं उस समय नेहरू जी थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। नेहरू जी ने इन मुद्दों को सामने रखा, ब्रिटेन की मदद से किसके सामने रखा, अमेरिका के सामने रखा। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, अमेरिका इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका ने इस बात को नहीं माना। तो इसका मतलब हम क्या देखते हैं, लगातार मनमुटाव बढ़ता
जा रहा था। तो इसी समय में हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण घटना क्या घटती है। जो मेन मुद्दा था वो क्या था, सैनिकों के अदला बदली का, क्योंकि इसी समय हम देखते हैं 1953 में ही स्टालिन की भी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही स्टालिन की मृत्यु होती है, सोवियत संघ भी अब युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, चीन भी नहीं बढ़ाना चाहता था, और इधर से अमेरिका जो है ये भी युद्ध को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था। तो इनका जो सबसे बड़ा मतभेद था वो क्या था, सैनिक जो भी युद्ध बंदी है उनके बंटवारे को लेकर देखने को मिलता है। तो लगभग अगर हम बात करते हैं तो इस समय में 1,70,000 सैनिक जो कि किसके थे, चीन के, वो उन्हें बुलाना चाहता था, लेकिन अमेरिका उन्हें देना नहीं चाहता था। इस मुद्दे पर दोनों के मनमुटाव हुए। इन मनमुटावों को दूर करने के लिए भारत ने क्या किया, भारत के नेतृत्व में एक संगठन बनाया गया, जिसमें से 2 देश किसकी तरफ से थे, अमेरिका की तरफ से देखने को मिलते हैं। इसमें आ जाएगा आपका स्वीडन और स्विट्जरलैंड। दूसरी तरफ से चीन की तरफ से जिसने हिस्सा लिया था वो पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, और अध्यक्षता किसने करी थी, भारत ने। 5 देशों ने मिलकर इस संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरीके से हम देखते हैं इसमें क्या हुआ, नेहरू जी के नेतृत्व में इस समस्या का समाधान किया गया, जिससे किसकी, नेहरू जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल। अगला टॉपिक आपका जो हम देखते हैं 5th टॉपिक है, अगर हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता नीति के 4 सिद्धांतों का होने के। जो गुट निरपेक्षता है उसकी नीति की बात कर रहा है। तो गुट निरपेक्षता की नीति के 4 सिद्धांत क्या है। तो गुट निरपेक्षता में 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसके टॉपिक्स देखोगे तो 6-7 टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो गुट निरपेक्षता की नीति के सिद्धांत क्या थे, तो जैसे कि अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, साम्राज्यवाद का विरोध करना, रंग भेद की नीति का विरोध करना, जो गोरे काले हैं, इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना अपनी, इस तरीके के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो पहला टॉपिक आपका आ जाता है महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना। तो गुट निरपेक्षता की पहली नीति क्या हो जाएगी, महाशक्तियों के गुटों से। आपको पता ही है अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की जो नीति है वो इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। गुट निरपेक्षता के सिद्धांत में क्या फोकस किया, सबसे पहले यही फोकस किया गया है कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, बल्कि जितने भी अल्प विकसित देश है, 9 स्वतंत्र देश है, वो आपस में मिलकर अपना विकास करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कौन सा टॉपिक हो जाता है, पहला टॉपिक आपका हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र विदेश नीति, तो क्या कहा गया, जितने भी देश थे वो क्या थे, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देश थे। इनका मानना था कि गुट निरपेक्षता के अंतर्गत हम लोग एकजुट होकर रहेंगे और जितने भी देश होंगे वो अपनी खुद की स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे। उन पे किसी भी महाशक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं होगा। उनकी संप्रभुता होगी, क्षेत्रीय एकता और अखंडता होगी, मतलब एक मजबूत राष्ट्र होगा जिसपे किसी दूसरे देश का नियंत्रण नहीं होगा। इस तरीके की जो नीति अपनाई जाती है वो स्वतंत्र विदेश नीति कहलाती है। तो इन्होंने किस पे फोकस किया, स्वतंत्र विदेश नीति पर। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हो गया ये आपका सेकंड पॉइंट, स्वतंत्र विदेश नीति। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट है साम्राज्यवाद का विरोध करना, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉन्ग टाइम तक, एक लंबे समय तक किसने, पश्चिमी यूरोप के देशों ने, खासतौर पे ब्रिटेन और फ्रांस, बार बार नाम रिपीट हो रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया था, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, यहाँ तक कि उत्तरी अमेरिका को भी, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों को लंबे समय तक अपना गुलाम बनाया था। जैसे 1945 के बाद अधिकतर देश आज़ाद हो गए, आज़ाद होने के बाद उन्होंने जब गुट निरपेक्षता के सिद्धांत बनाए गए तो उसमें फोकस किया गया कि साम्राज्यवाद का विरोध होना चाहिए, कोई भी देश किसी भी देश का गुलाम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। क्यों, क्योंकि जो देश पहले ही गुलाम रह चुका है उसे पता है कि गुलामी का विरोध करना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांत में किसका ज़्यादा विरोध किया, साम्राज्यवाद का। साम्राज्य मतलब दूसरे का गुलाम नहीं बनने पर ज़्यादा फोकस किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो अगला पॉइंट आ जाता है आपका रंग भेद की नीति का विरोध। रंग भेद की नीति की अगर हम बात करते हैं 2020 में भी अगर आप देखोगे, इस समय अमेरिका में भी काले लोगों को मार दिया गया है, कुछ अगर 1-2 नागरिकों को मारा गया है, जिससे पूरे अमेरिका में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तो इसी तरीके की चीज़ें हमें कब देखने को मिलती है, तो आपने दक्षिणी अफ्रीका में देखा होगा, गांधी जी के बारे में भी पढ़ा होगा, या नेल्सन मंडेला के बारे में, तो उसमें भी दिया गया है कि गोरे और कालों का बहुत ज़्यादा भेद किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता है, नस्लीय भेदभाव
कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ दलित नीची जाति के साथ भेदभाव किया जाता है, वैसे ही अफ्रीका में, खासतौर पे दक्षिण अफ्रीका में या अन्य देशों में, अमेरिका में भी होता है, गोरे काले के बीच बड़े पैमाने पर भेदभाव हमें देखने को मिलता है। तो गुट निरपेक्ष सिद्धांत के अंतर्गत किस पे ध्यान दिया गया कि किसी भी तरीके का नस्लीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है विश्व शांति और सह अस्तित्व की बात कर रहा है। विश्व में शांति स्थापित करना, कहने का मतलब है वसुदेव कुटुंब की भावना, मतलब एक परिवार की तरह रहना, पूरे विश्व के देशों को मिलजुल कर रहना चाहिए। इस चीज़ पे किसने फोकस किया? गुट निरपेक्ष के सिद्धांतों ने किसकी? वसुदेव कुटुंब, मतलब एक परिवार, पूरा विश्व क्या एक परिवार की तरह शांति से मिलजुल कर रहेगा, इस पे ध्यान दिया गया। इस तरीके से अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं, यूएनओ में विश्वास। जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो उम्मीद की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में अगर जो शांति स्थापित कर सकता है वो यूएनओ स्थापित कर सकता है। इसलिए क्या कोशिश की गई? गुट निरपेक्ष देशों ने यूएनओ को बहुत सपोर्ट किया और कोशिश की कि यूएनओ को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके, ताकि यूएनओ स्वतंत्र रूप से पूरे विश्व के देशों के लिए कार्य कर सके और पूरे विश्व के बीच जो भी मतभेद हो उसे आसानी से समाप्त कर सके। इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं, आपका लास्ट टॉपिक है आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाना। तो ये कॉमन पॉइंट हो जाता है, आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखते हैं बहुत सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं, या फिर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी महाद्वीपों में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लड़ाइयों को युद्ध तक जाने से रोकना, मतलब कि आपस में ही मिलकर उन मुद्दों का समाधान कर लेना। अब हम देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ आपका लास्ट टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक है और ये बिल्कुल लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि ये परिणाम या प्रभाव की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है शीत युद्ध के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। बार बार बच्चों को प्रासंगिकता वर्ड समझ में नहीं आता, इसलिए बगल में लिख दिया मैंने उपयोगिता। क्या आज जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो हम देखते हैं जब पूरे विश्व में दो गुट बने थे, अमेरिका और सोवियत संघ, तब गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई थी ताकि नव स्वतंत्र देश उन दोनों गुटों से बच सके। तो इसके बनने का रीज़न क्या था? जितने भी एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के देश हैं वो किससे बच सके? दो गुटों से बच सके। तो इसकी शुरुआत किस वजह से हुई थी? दो गुटों से बचने के लिए की गई थी। लेकिन हम देखते हैं 1991 में दोनों गुट खत्म हो गए। कहने का मतलब सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ वैसे ही अमेरिका महाशक्ति बन के अस्तित्व में आ गया। तो 1991 के बाद एक मुद्दा सामने आया कि क्या, ठीक है, 1991 के बाद हम कहते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की, क्या अब वो उपयोगी है? क्यों? क्योंकि जब दो गुट ही नहीं रहे, जब दो गुट नहीं रहे तो इस संगठन की क्या जरूरत है? इस संगठन को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम देखते हैं इसको लेके विद्वानों में मतभेद है। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है आज भी प्रासंगिक है, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन आज प्रासंगिक नहीं है। इस तरीके से हम दो तरीके से देखेंगे। आपकी किताब में जो दे रखा है वो प्रासंगिक वाला पोर्शन दे रखा है, ठीक है। एक तो आपकी किताब में जो दे रखा है यहाँ तक दे रखा है, इसीलिए मैं एक अलग से निशान लगा देता हूँ, ठीक है, कॉमन है। तो ये आपकी किताब से लिए हुए पॉइंट्स हैं और ये नॉर्मल पॉइंट्स अलग से बनाए गए हैं, ठीक है। और इधर ये अपनी तरफ से बनाए गए हैं कि कुछ विद्वान मानते हैं कि अब इसका कोई महत्व नहीं है। तो इन दो चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले किताब वाले पे हम देंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक और उपयोगी। तो अगर हम देखते हैं ये उपयोगी क्यों है, तो अगर हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करते हैं तो जितने भी गुट निरपेक्ष देश हैं, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके महत्व के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आपका देखते हैं, आज़ाद हुए देशों का ऐतिहासिक जुड़ाव। आज़ाद हुए देश, आज़ाद देश कौन से हो जाएंगे? एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जितने भी देश आज़ाद हुए थे, आज़ाद उनका ऐतिहासिक जुड़ाव। इसका मतलब ये लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से किसके गुलाम थे? ये पश्चिमी यूरोप के देश जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, इसके गुलाम देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अगर ब्रिटेन ने या फ्रांस ने किसी भी देश को गुलाम बनाया, चाहे वो एशिया का देश हो, चाहे वो अफ्रीका का कोई भी देश हो, कहीं का भी कोई देश हो, अगर उसको गुलाम बनाया तो उसका शोषण करेगा, उसको बहुत बुरी तरह बर्बाद कर देगा, संसाधनों को बर्बाद कर देगा, आर्थिक रूप से बर्बाद
कर देगा। जब इस तरीके से बर्बाद करेगा तो इनका क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक जुड़ाव। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी देश होंगे उनका बहुत बुरे तरीके से शोषण किया गया है, और जब शोषण किया गया तो सारे गरीब हो गए, आर्थिक रूप से सारे गरीब हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे, इनका ऐतिहासिक जुड़ाव है और ये मिलजुल कर अपना विकास कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, क्यों प्रासंगिक है या क्यों उपयोगी है, क्योंकि आजाद हुए देश, जितने भी देश आजाद हुए थे तीसरी दुनिया के, वो सारे मिलके क्या कर सकते हैं, अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। और खास तौर पे 1970 के 80 के दशक में हमने देखा बड़े पैमाने पे इन्होंने ग्रोथ किया था, और आज भी देखोगे तो ये आर्थिक रूप से ही बड़े पैमाने पर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक रूप से भी है पर आर्थिक रूप से हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है, पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं, पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब है दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, तो उस समय भी पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं थी, पर 1991 में एक महाशक्ति बचती है, अमेरिका, ठीक है, वो महाशक्ति बन गई 1991 के बाद। तो 1991 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी महाशक्ति बच गई, अमेरिका। तो जितने भी 9 स्वतंत्र देश है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के, इनको किसका गुलाम, अमेरिका जैसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं वो है स्वतंत्र विदेश नीति। गुटनिरपेक्ष की एक और प्रासंगिकता है कि ये क्या कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपना सकते हैं। अगर हम इनकी स्वतंत्र विदेश नीति की बात करते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, सभी देश, 120 देश हैं इसमें, 120 देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन में मिलते हैं, तो वहां तो वो मिलजुल कर कार्य करते हैं अपने विकास के लिए, या फिर महाशक्ति जो है उससे भी ये क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को उसके सामने रख सकते हैं। और 120 देश जहां होंगे वहां ये इंडिविजुअल तरीके से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बना के अपना विकास कर सकते हैं। क्यों, अगर वहां पे अमेरिका या किसी अन्य महाशक्ति ने उन्हें परेशान करने की कोशिश करी तो वो बात कहां पे करेंगे, वो अपने संगठन में ये मुद्दा रख सकते हैं, 120 देशों में ये मुद्दा रख सकते हैं। इसीलिए कोई भी महाशक्ति जल्दी इन 120 देशों में से किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या है, अगर 120 देश होंगे तो वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बना सकते हैं। इसीलिए कौन प्रासंगिक है, गुटनिरपेक्षता प्रासंगिक माना जा सकता है, क्योंकि कोई भी देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बना सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, वैकल्पिक विश्व व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने का संकल्प। तो सबसे पहले क्या है, वैकल्पिक विश्व व्यवस्था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं क्या, वैकल्पिक विश्व व्यवस्था, विकल्प, ऑप्शन, चॉइस आपके पास और भी होना चाहिए। जैसे कि आज क्या है, अमेरिका एक महाशक्ति बन गया था, वैसे वो 1991 से 2001 है, 2001 के बाद आज बहुध्रुवीय विश्व हमें देखने को मिलता है, मतलब बहुत सारे देश आज तरक्की कर रहे हैं। तो आज का जो वर्ल्ड है वो क्या है, बहुध्रुवीय है। पहले 2 ध्रुवीय था, फिर 1 ध्रुवीय हो गया, और आज बहुध्रुवीय, मतलब बहुत सारे शक्तिशाली देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है, वैकल्पिक विश्व व्यवस्था, अमेरिकी जैसी महाशक्ति के विरोध में हमें क्या है, एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था देखने को मिलती है। हमें क्या है, एक अलग ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे हम किस तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, तो यही कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में लोकतंत्र धर्मी बनाने का संकल्प, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से अपने विकास के लिए कार्य कर सकता है, समानता के साथ कार्य कर सकता है, उसके साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरीके से 4 पॉइंट जो हैं वो आपकी किताब में दिए गए, उसमें से पॉइंट्स बनाने की मैंने कोशिश करी है, ठीक है। और जबकि सपोर्टिंग मटेरियल में देखोगे तो उसमें बहुत घटिया तरीके से दे रखा है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा नहीं दे रखा, उसमें मैंने पढ़ा बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई, इसीलिए फिर मैंने सपोर्टिंग मटेरियल से पॉइंट्स नहीं लिए हैं। वैसे सपोर्टिंग मटेरियल अच्छा है, आप बहुत सारे पॉइंट्स उसमें से ले सकते हो, पर जो पॉइंट्स उसमें अच्छे नहीं हैं मैंने उसकी जगह कोशिश की है कि उससे अच्छे पॉइंट्स आपको बना के दे सकूं, ठीक है। कुछ ये पॉइंट्स तो आपकी किताब में से बनाए हैं ताकि आप किताब को पढ़ो तो आपको आराम से समझ में आ जाए। फिर ये 3 पॉइंट्स आपके अलग से हैं, जैसे कि ये क्यों प्रासंगिक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, 120 देश है, तो ये बड़े बड़े मुद्दों पर भी काम करता है। जैसे पहला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखते हो जलवायु में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, जिस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, 120 देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन में जलवायु परिवर्तन पर भी बात करते हैं। इसीलिए जलवायु परिवर्तन को लेकर आज भी गुटनिरपेक्ष जो देश हैं या गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो चल रहा है वो आज भी प्रासंगिक माना जा सकता है। क्यों?
क्योंकि वो जलवायु परिवर्तन पर बातें करते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की समस्या की अगर हम बात करते हैं, खासतौर पे अफ्रीका के देशों में बहुत सारे शरणार्थियों की समस्या आती है। इसके अलावा एशिया में भी शरणार्थियों की समस्या आती है। आपकी किताब अगर हम बात करते हैं, आपके सपोर्टिंग मटेरियल में दे रखा है रोहिंग्या। रोहिंग्या की बात करते हैं तो ये भी क्या है, शरणार्थी। शरणार्थी कौन है? जिन्हें एक देश से किसी कारण से भगा दिया जाता है तो वो अन्य देशों में जाके शरण लेते हैं, उसे शरणार्थी कहा जाता है। तो शरणार्थियों की समस्या क्या है? तो यहाँ पे जो रोहिंग्या लोग थे वो कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे, मुस्लिम्स थे। उन्हें कहाँ भगा दिया गया? उनको म्यांमार, बर्मा, म्यांमार कह लो चाहे बर्मा कह लो, वहाँ पे भगा दिया गया। लेकिन हम देखते हैं वहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, उन्होंने मुस्लिम लोगों को पे बहुत अत्याचार किए और उन्हें वहाँ से भगा दिया। जब उन्हें वहाँ से भगाया गया तो अब वो कहाँ आ रहे हैं? बांग्लादेश। और बांग्लादेश ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरीके से यूएनओ को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। तो इसमें हस्तक्षेप किसने किया? यूएनओ ने, और मुस्लिम देशों ने जाके इसमें हस्तक्षेप किया। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो शरणार्थियों की समस्या पर भी किसमें बात की गई? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बात की गई। इसीलिए शरणार्थियों की समस्या को लेकर भी कौन प्रासंगिक है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक माना जा सकता है। इसके बाद है आतंकवाद का मुद्दा। ये कॉमन मुद्दा है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी जब भी 120 देश बैठक करते हैं, मीटिंग होती है, सम्मेलन होता है, तो वहाँ आतंकवाद को समाप्त करने पर भी ये बैठक करते हैं। तो इन मुद्दों को भी अगर आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो गुटनिरपेक्षता है वो आज भी प्रासंगिक है। मतलब कि आज जो 21वीं शताब्दी है उसमें भी ये प्रासंगिक है, और इसके जो मूल्य और विचार है वो आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। ठीक है, ये तो आपका पॉइंट हो गया प्रासंगिक या उपयोगी। अगर हम देखते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि आज के समय में ये अप्रासंगिक है। तो कुछ हद तक जाहिर सी बात है, ये बात कही गई है तो इसमें कुछ ना कुछ सही भी होगा। तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि अगर ये पूछ लेता है, आप में अगर पूछ लेता है आलोचनात्मक, अगर आपसे पूछ लेता है आलोचनात्मक, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक तो ये आलोचनात्मक पूछ सकता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, प्रासंगिक या अप्रासंगिक भी पूछ सकता है। पक्ष या विपक्ष जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आलोचनात्मक पूछना है तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, वरना पक्ष पूछेगा तो एक, विपक्ष, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे बना के वो पूछ रहा है। तो हमें क्या ओवरऑल कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। इस तरीके से हम आगे देखते हैं अप्रासंगिक या अनुपयोगी। तो मैंने आपको बताया 1991 के बाद बहुत सारे विद्वानों ने कहा इसकी अब कोई प्रासंगिकता या उपयोगिता नहीं है, बल्कि इसे क्या समाप्त कर देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में हिस्सा ना लेना, तो अगर हम बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 और 2019 में जो ये दो सम्मेलन हुए थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, उसमें हिस्सा नहीं लिया था। कहने का मतलब है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का हिस्सा ना लेना, जो किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसका मतलब इसकी प्रासंगिकता में कमी आ रही है, क्योंकि ये एक नियम बनाया गया है कि जो उस देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा वो इस सम्मेलन में हिस्सा लेगा। लेकिन हम देखते हैं इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने हिस्सा ना लेके उपराष्ट्रपति ने दोनों में हिस्सा लिया था। 2016 और 19 में अगर हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में देखें तो किसने हिस्सा नहीं लिया? हमारे प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया। इसलिए क्या दर्शाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता लगातार कम होती जा रही है। एक पॉइंट ये हो सकता है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं एशिया में विभिन्न गुटों का बनना, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तीनों देश आ जाते हैं। इन तीनों जो भी ये महाद्वीप हैं, ठीक है, जितने भी देश हैं इन तीनों महाद्वीपों में वो सारे के सारे गुटनिरपेक्ष में शामिल है। लेकिन अगर हम देखते हैं, खासतौर पे हम बात किसकी कर रहे हैं? एशिया की। वैसे ये अफ्रीका में भी हो सकता है और दक्षिण अमेरिका में भी हो सकता है, लेकिन हम बात कहाँ की कर रहे हैं? सिर्फ एशिया की। एशिया में विभिन्न गुटों का बनना, तो एशिया में भी हम बहुत सारे गुट देख सकते हैं, जिसके बारे में आगे आप टॉपिक्स में पढ़ोगे। आप पढ़ोगे किसके बारे में? आगे पढ़ोगे शार्क के बारे में। शार्क एक संगठन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आसियान, ये भी एक संगठन है। इसी तरीके से बिम्स्टेक, इस तरीके के बहुत सारे संगठन एशिया महाद्वीप में हमें देखने को मिलते हैं। जो भी ये संगठन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो संगठन है, ठीक है, अलग अलग गुट हैं, अलग अलग क्षेत्रों के। एक दक्षिण पूर्व एशिया का संगठन है 10 देशों का, आसियान। इसी तरीके से दक्षिण एशिया में भारत और उसके पड़ोसी देशों का संगठन है शार्क।
ठीक है। तो ये जो संगठन है ये क्या है, अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, और जब ये अपने अपने लिए काम करेंगे तो किसकी वैल्यू कम हो जाएगी, एक बड़े संगठन गुट निरपेक्ष आंदोलन की वैल्यू अपने आप कम होती चली जाएगी। तो अगर हम देखते हैं एशिया में विभिन्न गुटों का बनना, तो एशिया में अगर हम देखते हैं विभिन्न गुट बनने लगे, मतलब कि अलग अलग संगठन बनने लग गए। इस तरीके के संगठन हमें अन्य महाद्वीपों में भी देखने को मिलते हैं, और जब इतने सारे संगठन बनेंगे तो वो 120 देशों के लिए काम नहीं करेंगे, मतलब कि गुट निरपेक्ष के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने अपने संगठन के लिए काम करेंगे। इस तरीके से आपका कंप्लीट रहता है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं एक मत उद्देश्य का अभाव, तो जाहिर सी बात है 120 देश से 3 महाद्वीपों में ये फैला हुआ है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इनमें क्या है, किसी भी एक मत उद्देश्य हमें देखने को नहीं मिलती। कहने का मतलब है इनका कोई एक उद्देश्य नहीं है, जैसे पर्यावरण को लेके इनका एक उद्देश्य नहीं है, आतंकवाद को लेके एक उद्देश्य नहीं है, इस तरीके की जो महामारियों को लेकर इनका एक उद्देश्य नहीं है, या फिर आर्थिक विकास के मुद्दे को जैसे IMF, WTO, UNO को लेकर भी इनमें क्या है, एक मत उद्देश्य नहीं है। कहने का मतलब है इनके अलग अलग उद्देश्य हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि 3 महाद्वीप में और इनके उद्देश्य भी अलग अलग है, और जब उद्देश्य अलग अलग होंगे तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अपने आप कम होती चली जाएगी। इस तरीके से हम बात करते हैं एक मत उद्देश्य का अभाव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है वो है जलवायु परिवर्तन और शरणार्थी। ये चीज़ मैंने पॉजिटिव में भी लिखा था और यही चीज़ मैं नेगेटिव में भी लिख रहा हूँ। तो जलवायु परिवर्तन में पॉजिटिव में हमने क्या लिखा था कि जलवायु परिवर्तन के लिए मिलजुल कर काम करें, ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा। पर अगर हम देखते हैं बड़े पैमाने पर इनके पास कोई योजना नहीं है, कोई संगठन नहीं है, इनके पास उस तरीके का बजट नहीं है, तो कुल मिला के बड़े लेवल पे ये पर्यावरण के लिए कार्य नहीं करे। जलवायु परिवर्तन में जो बदलाव आ रहे हैं जिस तेजी से, उस तरीके से समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। जब आप 7वां 8वां चैप्टर पढ़ोगे तो जलवायु परिवर्तन के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से टॉपिक दिया होगा, ठीक है। तो वहाँ पे और एक्सप्लेन करके ढंग से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इतने देखेंगे, जलवायु में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं या ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव आ रहे हैं, उसके लिए ये सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद एक आपका थोड़ा सा बच जाता है ये शरणार्थी की समस्या। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जो शरणार्थी की समस्या है ये रोहिंग्या की थी। इस तरीके से अफ्रीका में भी बहुत सारी जनजातियां देखने को मिलती हैं जो आर्थिक कारणों से या फिर जनजातीय कारणों से आपस में ही लड़ते रहते हैं। 120 देशों के इस संगठन द्वारा उसका भी समाधान सही ढंग से नहीं किया जा पा रहा है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं, जहाँ एक तरफ गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन उतने प्रासंगिक नहीं है। इस तरीके से हम आलोचनात्मक तरीके से दोनों दृष्टिकोणों को देख सकते हैं। आपसे पॉजिटिव के बारे में भी पूछ सकता है, नेगेटिव के बारे में पूछ सकता है, और आलोचनात्मक तरीके से मतलब दोनों के बारे में भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। ये आपके हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक काफ़ी लॉन्ग टॉपिक कंप्लीट होता है। पूरे टॉपिक को आप देखोगे काफ़ी बड़े में है, पूरे टॉपिक को ढंग से देखोगे तब जाके इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाएगी। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करें।